जिंदगी में ये जरूरी नहीं कि जैसा हम प्लान करें वैसा ही हो जाए। कई बार विपरीत हालात की वजह से अलग राह चुननी पड़ती है और अलग राह पर चलकर भी जो खुद को कामयाब बना ले वो लोग मजबूत इरादों वाले होते हैं। आज देश की बात में ऐसे लड़के लड़कियों की कहानियां दिखाऊंगी जो लीक से हटकर अलग राह पर चल पड़े हैं। अब आपको दिखाते हैं आत्मविश्वास से भरपूर आदिवासी लड़कियों की कहानी। मध्य प्रदेश में खंडवा बैतूल मार्ग पर बसे आदिवासी गांवों की कुछ लड़कियां ऐसा काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसे करने के लिए उन्हें ताने दिए गए, पर वो तानों से परेशान नहीं हुई, वो पूरी लगन से डटी रही। आज इन लड़कियों ने साबित कर दिखाया है कि वो गांव में रहकर ही पूरे परिवार को संभाल सकती हैं। उनके परिवार को बाहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली इन बेटियों ने गांवों के लोगों का भरोसा भी जीता है। मेरा नाम राधा यादव है। मैं ग्राम बागड़ा से हूँ। मैं 12th तक पढ़ाई करी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कुछ मैं काम करूँ, तो मेरे को ये बाइक रिपेयरिंग का अच्छा लगा। उसमें सीमा दीदी मेरे सपोर्ट में थी, उनकी संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ और उसमें मतलब ये काम सीखा, ट्रेनिंग लिए। उसके बाद में ये ब्यूटी पार्लर और ये बाइक रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक का काम किया और अब मुझे अच्छा लग रहा बाइक रिपेयरिंग का करने का। अब मैं मतलब घर में कर सकती हूँ, दुकान लगा ली हूँ। उसके बाद में मैं कर रही हूँ, डेली का मेरा आ रहा है 400-500, कभी 1000 आ जाते हैं, कभी 800-900 आ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब काम करने। और पापा घर में खेती करते हैं और अब वो भी उतना काम नहीं करते हैं, मतलब घर में ही रहते हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है ये काम करना। और भाई बहन सब मतलब पढ़ भी रहे हैं और मेरे को भी सपोर्ट करते हैं कभी। और सब मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करते हुए। और लोग बोलते हैं कि मतलब हवाई जहाज और मोटरसाइकिल ये सब ट्रक व्रक चला लेते हैं, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। और कंप्रेसर भी मैंने अभी खरीद लिया है। और मतलब धीरे धीरे करके मेरा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब मैं बहुत खुश हूँ ये काम करके। आगे बहुत बड़ा मेरा गैरेज खोलना चाहती हूँ। गांव में ही मेरा मतलब सपना है कि मैं गैरेज खोलूँ। मेरा नाम कुंता मस्कोला है, मामाडो में रहती हूँ। और मैं पहले धाड़की करती थी और मुझे पता चला है कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और ब्यूटी पार्लर में बताए कि आप लोग ये काम सीख लेंगे तो आपको और भी अच्छा रहेगा, ऐसे बताए हमें इंद्रजीत भैया ने। तो हम गए और वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग लिए, जिसके बाद में हमें बहुत से बोलते थे लोग कि आप ये काम मत करो, आपको नहीं अच्छा लगता, ये लड़कों का काम है। तो मैंने कहा एक लड़के ही नहीं करते, बाकी लड़कियां भी कर सकती है, ऐसा मैंने उन लोगों को कहा। और वहाँ ट्रेनिंग से आने के बाद मैं यहाँ पे घर पे कर को दिखाई और करके दिखाने के बाद मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन एक थोड़ा सा करने के बाद मुझे लत लग गई और मैं करने लगी काम और पैसे भी कमाने लगी। समाज सेवा समिति से मतलब बबीता दीदी आई हमारे गांव में, मतलब और ये जो भी है बेरोजगार लड़कियां, इनको कुछ भी लड़कियां मतलब जो भी कुछ काम नहीं करती, बाहर पलायन में जाती है, उनको
ये काम मतलब जो भी है लड़कियां नहीं जाती जो पढ़ाई छोड़ती है उनको उनके लिए मतलब एक ट्रेनिंग है मोबाइल रिपेयरिंग का, खंडवा जाकर वो सीख सकती है, ऐसा करके जानकारी दी मम्मी पापा को और मुझे। तो मम्मी पापा ने मतलब पहले तो कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, पर मम्मी पापा बोले कि एक बार जाने तो देते हैं, लड़की को भरोसा कर लिया मुझ पर। और फिर मैं खंडवा जाकर के ये मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग सीख कर आई और मतलब अच्छा रहा हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग 6 दिन का। और फिर मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग सीख करके आए और फिर यहाँ पर हमारा काम शुरू किए। और फिर अभी भी मेरे पास मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, मोबाइल आते हैं हर रोज़। और मतलब अब लोग बहुत कुछ बोलते हैं हमको कि लड़कियाँ कैसे कर सकती है ऐसा काम मोबाइल रिपेयरिंग का। मेरा नाम सीमा है और जब कोविड हुआ ना तो उसमें समझ में आया कि बेरोजगारी, सबकी रोजगार छूट गए थे। बहुत सारी लड़कियां जो पलायन करती थी वापस आई। उनकी अलग एक प्रॉब्लम थी कि जब कोविड में आए तो बस ट्रेनें तो बंद थी ही, साथ में पैड तक के लिए लड़कियों को बड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। तो हम गांव में मीटिंग कर रहे थे, उसी समय लड़कियों ने बताया अब हम गांव से बाहर काम करने नहीं जाएंगे दीदी। तो हमने बोला क्या करोगी? तो उन्होंने बाहर काम करते हुए जब पलायन पे जाती थी तो देखा था कि लड़कियां पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरती हैं, बस चलाती हैं, तो ऑटो चलाती हैं। तो उन्होंने बोला हम दीदी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीखेंगे या मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखेंगे। तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा कि ये कैसे मोटरसाइकिल का काम कर सकती हैं। लेकिन वो फिर हमने सोचा चलो जब ये बोल रही हैं तो करना ही चाहिए। हमने इनको ट्रेनिंग दी, 3 तरह की ट्रेनिंग दी और उसमें जो ये लड़कियां जब सीख के आई तो वाकई में हमको रिजल्ट वो मिले कि हमने एक स्लोगन लिखा था कि हम कर सकते हैं, विश्वास तो कीजिए हम पर। हम औरतों पे विश्वास ही नहीं करते। लोग बोलते नहीं चूल्हा चौका ही तुम पे ठीक है, तुम सिलाई कढ़ाई का ही काम कर सकती हो। लेकिन हमने फिर वो स्लोगन दिया था कि लड़कियों पे एक बार आप विश्वास तो कीजिए, वो सब काम कर सकती है जिसका सपना आपने देखा है। वो लड़कियां वो आपके सपने को खरा उतार सकती हैं बशर्ते आप विश्वास करें। आप उनको हर समय प्रतिबंधित रखते हैं और दुनिया भर का वो करते डरते हैं तो वो लड़कियों में जो उनके अंदर प्रतिभा वो निखर के बाहर नहीं आती। और हमने जो विश्वास किया उन पर तो आज हर लड़की, हमारे 50 लड़कियों का 25-25 का बैच था, 50 लड़कियां बखूबी अपने गाँव में काम कर रही है। क्योंकि मोटरसाइकिल हमारे एरिया में बहुत है तो ये काम मुझे लगा कि ये लड़कियों ने जो चुना ये बहुत ही सफल रहा। शायद मैं कुछ और सोचती तो अच्छा नहीं होता। तो बाइक हर जगह लड़कियों को उससे अच्छा काम मिल रहा है। कोई 500, 700, 800 रुपए कमा रही है और माँ बाप बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी लड़की कुछ अच्छा काम कर रही है, अलग काम कर रही है जो दूसरे नहीं कर रहे। तो मेरा यही है कि आप लड़कियों पे विश्वास कीजिए, आपका सपना कभी नहीं टूटने देंगी। मजदूरी करता हूँ और मजदूरी गांव में ही मिलता है तो गांव में भी करता है। फिर बाहर निकल जाता कोई किसान भाई के पास, वहाँ पे खेती बाड़ी का जो भी काम होता है वो मजदूरी में करता हूँ और मजदूरी करके और फिर घर लौट के आता है। और जिसके बाद अपने बच्ची भी पढ़ी लिखी है तो वो भी पढ़ना छोड़ दिया, 10वीं तक पढ़ा है वो और पढ़ना छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि बच्ची अब ये क्या काम करेगा, वो उससे आपसे घर में रखा उसको। तो फिर ये कर्मयोगिनी जो संस्था है, ये संस्था का फिर हमको वो हुआ तो फिर उसमें उनने ट्रेनिंग के लिए गया, फिर ट्रेनिंग करके आया। फिर हमने मन में सोचा कि बच्ची ये काम क्या करेगा और ये बच्ची के लायक काम नहीं है क्योंकि पंचर वंचर का ही जो भी गाड़ी का सर्विसिंग जो भी करना है। तो वो हिसाब से फिर बच्ची ने बोला कि नहीं पापा मैं भी ये काम कर सकूँ। तो मैंने कहा बेटे अगर तुम कर ले तो बहुत अच्छी है। फिर धीरे धीरे वो काम करने लगा तो हमको भी अच्छा लगा। और फिर उसके साथ साथ सर हमने भी उसके सहयोग लिया और हम भी थोड़ा बहुत काम सीख लिया करके उनके साथ में लगा तो हमको भी थोड़ा वो काम अच्छा लगा और हम भी थोड़ा बहुत कर लेता काम। पढ़ाई करती थी, पढ़ाई फिर लॉकडाउन के कारण मैंने छोड़ दी, 10वीं तक पढ़ाई कर रही हूँ। फिर मुझे पता चला स्पंदन समाज सेवा में ये काम हो रहा करके तो फिर मैंने गई खंडवा और फिर वहाँ पर ट्रेनिंग करी। फिर ट्रेनिंग करके फिर मैंने सीख कर आई और फिर यहाँ पर दुकान खोली और फिर अच्छा काम कर रही हूँ। मतलब गांव में बोल रहे थे लोगों की
तू क्या करेगी, तेरे से नहीं होगा ये काम, ये तो लड़के हम करते हैं। तो मैंने बोली नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियाँ कर सकती है। भरोसा तो कीजिए, हम कर सकते हैं। यह 6 दिन के ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पर लिखी हुई ये लाइनें कब इस खंडवा जिले के आदिवासी बहुल खालवा क्षेत्र की इन लड़कियों के जीवन में उतर गई, पता ही नहीं चला। यकीनन इन लड़कियों पर जब इनके परिवार के लोगों ने भरोसा किया, गांव के लोगों ने भरोसा किया, आज उसका नतीजा है कि वे मोटरसाइकिल सुधार रही हैं, वे मोबाइल सुधार रही हैं और गांव की बड़ी सारी समस्या का उन्होंने एक हल निकाल लिया। वे परिवार के लिए तो संबल बनी ही, बल्कि गांव का भी बड़ा सहारा बन गई, क्योंकि इस इलाके में, ये जो खंडवा का आदिवासी इलाका है, यहाँ पे आवागमन के लिए, परिवहन के लिए मोटरसाइकिल ही एकमात्र साधन है। और ये जब खराब हो जाती थी तो कई किलोमीटर उन्हें धकाल करके ले जाना पड़ता था। आज एक बड़ी समस्या का हल इन गांव की लड़कियों ने निकाल दिया है, उन आदिवासी लड़कियों ने जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वो क्या कर सकती हैं, लेकिन आज उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि स्पंदन समिति ने जो एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में लाया है, उनके चेहरे पे बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, ये सारी कहानी खुद कहती है। भरोसा करके देखो, मैं भी कर सकती हूँ। भारत में एक चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने की कहानी तो जग जाहिर है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं एक इंजीनियर के चाय वाला बनने की कहानी। ये कहानी उसी गुजरात से जुड़ी है जहां कभी पीएम मोदी जी ने चाय बेची थी। महाराष्ट्र के रहने वाले गणेश ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, लेकिन चंद हजार रुपयों की नौकरी करने के बजाय उन्होंने अपना काम करने की राह चुनी और अपनी कर्म भूमि के लिए गुजरात को चुना। मैंने टैगलाइन तो फाइंड करके ही रखी थी कि मेरे को टैगलाइन देना है बाय इंजीनियर्स। तो मैंने बहुत सारे नाम सर्च किए, जैसे कि चाय एरा है या चाय थेरी है, ऐसे बहुत सारे नाम सर्च किए थे, लेकिन इसमें कुछ टैगलाइन मैच नहीं हो रहा था। तो लास्ट में फाइनल कर दिया हमने चाय मेकर्स बाय इंजीनियर्स। मेरा नाम गणेश पंडित दुधनाले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर का निवासी हूँ। अभी मैं 24 साल का हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कर ली है। और अभी जो प्रोफेशन है मेरा वो चाय वाला जैसा है। एक्चुअली चाय मेकर्स मेरा ब्रांड है और वो मैं उसका फाउंडर हूँ। चाय मेकर्स के गुजरात में इंदौर और बेंगलोर कुल मिला के 8 आउटलेट्स हैं रनिंग में। जब मैं डिग्री पास आउट हुआ वो टाइम पे हम 132 स्टूडेंट्स पास आउट हो गए थे। फिर जब मैंने जॉब सर्च किया वो टाइम पे तो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स में, सिविल में बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी रहती है। वो टाइम पे वैकेंसी इतना ज़्यादा नहीं थी, अभी भी नहीं है फिलहाल महाराष्ट्र में। तो वो टाइम पे ज़्यादा नहीं रहती थी। मैंने प्राइवेट सेक्टर में सर्च किया जॉब के लिए, तो लोग मेरे को सैलरी ऑफर कर रहे थे 8,000 10,000। पुणे जैसी सिटी में 8,000 10,000 में रहना बहुत मुश्किल था। इसके लिए मैं बोला कि कुछ अलग करते हैं। तो मैंने सोचने लगा इसे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरा जो पैशन था, मैं क्योंकि बचपन से मेरे पापा की किराना शॉप थी, तो मैं एक बिजनेस ही करना चाहता था पहले से। मैंने बोला ही था, क्योंकि मेरे को बिजनेस करने का था बड़ा जो कंस्ट्रक्शन लाइन में था, लेकिन उसमें हम टिक नहीं पाएंगे। मेरे को पता था कि फ्रेशर्स थे, तो हम छोटे से स्टार्ट करते ऐसा सोचा था। तो फिर मैंने एक चाय के बारे में रिसर्च की, उसके बाद एक टेस्ट डेवलप किया। फिर मैंने घर वालों से बोला कि मेरे को ये करना है, एक चाय का शॉप खोलना है। उसने चाय की शॉप तक सीमित नहीं रहना है, उसके आगे भी बहुत करना है मेरे को। तो घर वाले तो फिर तैयार नहीं थे पहली बार में। तो फिर मैंने आगे आगे जाके उनको सब समझाया कि मेरे को कैसा करना है, कि ब्रांड्स 1-2 थे, मैंने जो स्टडी किया था उनसे, तो वो बताया, फिर वो रेडी हो गए। हमने क्या किया है, चाय मेकर्स जो ट्रेडिशनल तरीके से चाय बनता है वैसा ही चाय बनता है अपने इधर, लेकिन इसमें यूएसपी सेट करके रखा है हमने।
एसओपी सेट करके रखा है। इसमें एसओपी में क्या है कि हम 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 पैकेट ही डालते हैं, जो प्रीमिक्स रहता है। उसमें चाय पत्ती रहती है, शक्कर रहती है और मसाला रहता है, टोटली प्रीमिक्स रहता है। वो हम क्या करते हैं कि कोई भी चाय बनाए, मेरे इधर कोई भी स्टाफ चाय बनाए तो एक जैसा टेस्ट आपको थ्रू आउट मिलेगा। आज तक मेरे पहले आउटलेट पे जो चाय मिलता है वही टेस्ट आज भी मिलता है। उसमें क्या होता है कि हमने पूरा ग्राम टू ग्राम एकदम परफेक्ट मेजर करके ही उसमें यूज करते हैं। और इसके अलावा हम चाय में जो शुगर यूज करते हैं वो सल्फर फ्री यूज करते हैं जो रेगुलर चाय में। बाकी फ्लेवर्स में हम ब्राउन शुगर वगैरह यूज करते हैं, बर्न शुगर जिसको बोलते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक। और चाय पत्ती भी हम पूरा सोल्यूबल यूज करते हैं, जो टी एक्सट्रैक्ट को निकाल के बनाते हैं वो। और मसाला जो भी मिलता है वो मसाला यूज कर सकते हैं। हमारे पास चाय में 17+ फ्लेवर्स है। जैसे कि फ्लेवर्स की बात करें हम लोग तो रोज है, बोनबोन है, मैंगो है, फ्रूट्स फ्लेवर्स भी बहुत सारे हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना। इसके अलावा आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी जैसे बटर स्कॉच है, वनीला है, कैरेमल है, केसर इलायची है, ऐसे सभी फ्लेवर्स अपने पास है। और जो भी चीज़ें इसमें यूज होती है वो पूरा नेचुरल है। इसमें कोई सिरप या लिक्विड फॉर्म यूज नहीं होता, पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग। कभी पहले चाय नहीं पी थी, इधर चाय अच्छी है इसलिए पी रही हूँ और फ्रेंच चाय भी अच्छा लगा। और इधर का जो मैंने सुना, इधर का जो चाय बनाने वाला है वो इंजीनियर था। अभी इंजीनियर छोड़ के कितना बड़ा काम छोड़ के चाय बना रही हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं पहले कभी चाय नहीं पी थी, यहाँ पर ही चाय पी रही हूँ अभी। हम आते मिडिल क्लास फैमिली से, उधर पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी सोचते हैं लोग। तो वो टाइम पे मैंने जब बोला कि मेरे फ्रेंड्स लोगों से, मैंने तो 1 साल बताया नहीं था कि किसी को मैं ये करने वाला, लेकिन मेरे घर पे उतना पता था कि मैं ये कर रहा हूँ। तो उनको बोला तो वो बहुत गुस्सा हो गए पहले दिन तो, क्योंकि 6 साल का मैंने इसमें डाला था पढ़ाई में। 6 साल में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी था पढ़ाई के, अभी इसमें एक नया स्टार्टअप करने का, वो भी क्या कर रहा है, तू चाय बेच रहा है, ऐसा बोलने लगे वो लोग वो टाइम पे। तो मैं फिर उनको समझाया कि मेरे को चाय का ही बिजनेस करने का है, लेकिन कैसे तरीके से करने का है, बिल्कुल अलग तरीके से करने का है जो लोगों से हटके होगा। तो वो निगेटिविटी तो बहुत ज्यादा थी। लोग ये भी करते थे, क्या कर रहा है, उधर जाके चाय बेच रहा है, उससे अच्छा तो गांव में ही बेच, ये सब बहुत बोलते थे लोग, आज भी बोलते हैं। लेकिन अभी प्रूव हो चुका है, अभी गांव में जाता हूं तो लोग इज्जत करते हैं सब, या भी ये कुछ करता है ऐसा बोलते हैं। हमारा जो कस्टमर बेस है ना, जो लोअर क्लास से मिडिल क्लास, हायर क्लास, वो सभी आ सकते हैं हमारे आउटलेट पे, क्योंकि 10 रुपये हमारी चाय सर्व होती है मिनिमम। तो हमारा ये एम है कि गुजरात में हम कम से कम 100 to 150 आउटलेट्स करें और ऑल ओवर इंडिया 500 आउटलेट्स करें आने वाले 2 साल के अंदर। तो ये हमारा एम है, और सबको एक अच्छी हाइजीनिक चाय हम सर्व कर सके, ये हमारी ये है। आजू बाजू के लोग रहते हैं जो हमारे सोसाइटी में, वो लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ाया है, इसके पापा ने इसको इतना पढ़ाया है, क्या चाय बेच रहा है उधर जाके। लेकिन जब अभी लोगों को पता है कि ये क्या कर रहा है, मतलब 7-8 आउटलेट चला रहा है, कैसा कर रहा है, इसमें बिल्कुल यूनिकनेस है, तो फिर अभी गांव में जाता हूं तो फिर लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा करके दिखाया इसने, गांव से इतना दूर जाके। एक ये आसान नहीं होता ना, आप 600-650 किलोमीटर दूर जा रहे हो और कुछ करके दिखा रहे हो खुद के दम पे, और लोकल के लोग रहते हैं, फिर उनसे थोड़ा ये करके, तो काफी स्ट्रगलिंग टाइम था, अभी सेट है। जिस काम को आप करते हैं, उस काम में यदि आपका दिल नहीं लगता तो आपको उस काम को नहीं करना चाहिए। और शायद इसीलिए गणेश ने भी इंजीनियरिंग के पेशे को छोड़कर चाय मेकर्स बाय इंजीनियर्स के पेशे को चुना। जाहिर सी बात है कि इस सफर में उन्हें कई मुश्किलें आईं, कई लोगों ने उनके इस काम पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ नया करेंगे तो आप पर सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें सुनते हैं या फिर अपनी राह चुनते हैं। नशे की लत हो या गलत काम करने की आदत या फिर कोई दूसरी बुराई आसानी से नहीं छूटती, क्योंकि बुराई के दलदल से निकलने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाते, और कई बार इससे निकलना सबकी किस्मत में भी नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव की महिलाएं एक ऐसे दलदल से बाहर निकल गई हैं जिससे
निकलने का रास्ता उन्हें कई दशकों तक नहीं मिला। बाराबंकी का चैनपुरवा गांव, दशकों तक ये गांव अवैध शराब के दलदल में फंसा रहा। गांव में अवैध कच्ची शराब बनने के कारण यहां आए दिन पुलिस के छापे पड़ते थे। दिन हो या रात, गांव वालों का सुख चैन छिना रहता था। लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल गई है। अब गांव की महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद एक ऐसे सम्मानजनक काम पर निकलती हैं जिसमें घर चलाने के लिए 4 पैसे तो मिलते ही हैं, दूर दूर तक रोशनी भी फैलती है। ये महिलाएं अब एक जगह इकट्ठा होकर दिए और मोमबत्ती बनाने का काम करती हैं। पूरा गांव शराब निकालता था। हमारे यहाँ कोई भी चारा नहीं था जो कोई हम लोग अपने बच्चन के यहाँ कोई हम कहीं से लाए मजदूरी करके तो खिलाए देना। यहाँ कोई मजदूरी रहता था न कहीं यहाँ कोई काम रहता था। दीदी हम लोग कच्ची ही शराब निकाल के अपने बच्चों को जीवन करता। हम लोग खुद भी खाते थे, उसी से कच्ची शराब से हम लोग बहुत रोजगार करते थे। आम दिन दीदी पुलिस आते थे, आम दिन पुलिस आते थे, बहुत हम लोग परेशान रहते थे। सब लोग को बच्चन के भी पकड़ ले जाते, हमें भी पकड़ ले गए पुलिस वाले ने। और जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए उनको भी पकड़ ले जाते। बहुत दिक्कत रहा हमें लोग के यहाँ कोई न मजदूरी न मेहनत की। हम लोग ये काम दूसरा का ये काम छोड़ दी, हम लोग कोई दूसरा रोजगार कर ली। हमें लोग का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमारे गाँव के आज के 3 साल, पिछले साल 3 साल हो गए हमारे गांव में एसपी सर आए। हमारे रामनगर जिले वहाँ बाराबंकी जिले पे एसपी सर आए। उन्होंने हमारे गांव के बारे में देखा और सोचा भी। उन्होंने हमारे गांव में भी चौपाल लगाया और हमारे गांव को सारे महिलाओं पुरुष को एकठौरी किया। उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग एक गलत काम करते हो तो जैसे हम आपका कोई अगर अच्छा रोजगार दी तो क्या आप लोग गलत काम छोड़ दोगे? तो हम लोग कहा सर बिल्कुल, अगर हमें कोई भी रोजगार दो हम गलत काम छोड़ देंगे। हम लोग दीपक बनाते हैं और हम लोग के बहुत बदलाव आ गया। हमारे दीदी के, हमारे गांव में, हमारे बच्चों को, हमारे पुरुष को, सबको बदलाव आ गया। हमारे अंदर भी दिल में बदलाव आ गया कि हम लोग ये दलदला से निकल आए। हम लोग सामान में पहुंच गए। हमारे हर चीज़ का हमका माजी में है पहुंच गया। हमको सामान भी मिलता है। हमें दिया भी बनाते हैं। हम लोग महिला बहन सब लोग दिया बनाते हैं और समूह भी चलाते हैं। हमारी फिर ICRP नौकरी हमारी आ गई है इसी से। और हमको लोग के यहाँ बहुत बदलाव हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे, हमारा जितना दीदी लोग हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छे से दीपक जब हुआ तो बहुत अच्छा मनाया, बहुत अच्छा खुशी से। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बड़े वाले बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे दीदी लोग बहुत खुशी मनाया कि हमारा लोग के यहाँ तो देखो ये दलदला से निकल के देखो हमको कितना खुशी मिल गई। करीब 125 परिवारों वाले चैनपुरवा गांव में ये बड़ा बदलाव कायाकल्प नाम के एक प्रोजेक्ट के जरिए आया, जिसे एक सर्वे के बाद शुरू किया गया। युवा कारोबारी निमित सिंह ने 3 साल पहले इलाके के पुलिस कप्तान रहे अरविंद चतुर्वेदी की मदद से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। सबसे पहले तो वहां पे हमने एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की। 2 दिन की ट्रेनिंग थी कि कैसे मोमबत्ती या कैसे दिया बनाना है। उस 2 दिन की ट्रेनिंग में हमने ये देखा कि महिलाएं बहुत आगे बढ़कर आई काम को सीखने के लिए। जब हमने 2 दिन की ट्रेनिंग वो दे दी, क्योंकि मोमबत्ती बनाना दिए में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था कि उनको प्रॉपर 10 दिन या 15 दिन का ट्रेनिंग देना है। मेरा फोकस था कि वहाँ का जो हमारा मेन था मैन पावर, उस मैन पावर को हम इस्तेमाल करते हुए कोई कार्य करें, ना कि कोई मशीनरी ऐसा कोई चीज़ ना लगाए कि हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ही आ जाए। क्योंकि हम उनको नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानते थे। तो हमने मैन पावर को वहाँ एसेट्स बनाया, क्योंकि मैन पावर से हम क्या काम करा सकते हैं। तो स्टार्टिंग था हमें अपना ट्रस्ट उनके बीच बनाना था, उनको अपना ट्रस्ट हमारे बीच में बनाना था। तो सबसे पहले था कि वो अपना वर्क छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं। अपना वर्क छोड़ने के लिए उनका एक ही टर्म एंड कंडीशन था कि हम 60 रुपये अर्न करते तो उतना हम अर्न करते रहें। तो जब हमने दीपक बनाने की ट्रेनिंग दी उनको 2 दिन की, उसके बाद हमने सबसे पहले 5000 दीपक हमने बनवाया।
तो कोई भी चीज़ बनवाने के बाद फॉरवर्ड लिंकेज बहुत जरूरी होता है, कैसे बिकेगा यह सामान। तो हमने 5000 दीपक बनाए, 5000 दीपक एट अ डे हमने वहाँ छोटा सा प्रोग्राम कराया ट्रेनिंग वाले दिन। उस दिन हमने वहाँ के डीएम को भी इन्वाइट किया, सीडीओ को भी इन्वाइट किया, एसपी को भी इन्वाइट किया। सारे लोग खुद आए, खुद से आगे बढ़कर आए, उन लोगों ने खुद ही परचेज किया उस दीपक को। फिर हमने नेक्स्ट 5000 दीपक बनाया। ऐसे कर करके हमने पहले साल लगभग 5 लाख दीपक हमने टारगेट अचीव किया। जब हमने पहले साल 5 लाख दीपक वहां बनाया तो 5 लाख दीपक बनाने से एक दीपक पे हम उन गांव के लोगों को 1.5 रुपया देते थे, 1 रुपया उन महिलाओं को देते थे जो दीपक उसमें पोर कर रहे हैं, और 50 पैसा उन बच्चों को देते थे जो बच्चे 18 से 20 साल की उम्र के थे और जो दीपक को नीचे से घिसते थे। दूसरे साल दिवाली में हमने लगभग 8 लाख दीपक बनवाए। उस साल कोई भी तत्कालीन एसपी वहां पे ट्रांसफर हो चुका था, हमें सीडीओ से पूरा सहयोग मिल रहा था। उस समय एकता सिंह मैम सीडीओ थी, एसएचजी ग्रुप बन चुका था, एनआरएलएम जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें काफी सहयोग मिला। हम लोगों ने लगभग 8 से 9 लाख दीपक। अब मेरे लिए चैलेंजेस था कि उस कार्य को आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि हर एक अधिकारी का अपना अलग अलग कार्य होता है कार्य करने का। ऐसा नहीं है कि अरविंद चतुर्वेदी ने वहां पे काम को स्टार्ट कराया तो हम उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड समझेंगे, नहीं, वो हमारे लिए कुछ दिन के लिए सपोर्ट के लिए था, हमको अब खुद से फॉरवर्ड करना था। तो हमने वहां फाउंडेशन बना दिया, चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन बना दिया, जो कि गांव के कुछ लोगों को रखा हमने उसमें, कुछ लोग को लखनऊ से रखा जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो अच्छे सीए हैं, उनको रखा ताकि हमारी टीम एक बिल्डअप हो, ताकि वहां कुछ कार्य हो तो हम लोगों से सजेशन ले सके। तो जब नेक्स्ट ईयर हमने दीपक बनाए तो अभी वो बेचेंगे कैसे, हम इसको, हम कहाँ बेचेंगे? अब तो हमें ऐसा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है कि हाँ भैया हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर है कि इस दीपक को सेल करे। तो हमने उस गांव से लगभग 18 लड़कियों को बाहर किया, जो लड़कियां 12th पास थी या बीएससी या बीए ऐसा कुछ कर रही थी, उनको हमने 1 महीना अपनी फैक्ट्री पर रखा, उनको प्रॉपर मार्केटिंग की क्लासेस दिए। उन बच्चियों ने लखनऊ में स्टॉल लगाकर, अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगाकर लगभग उन लोगों ने 3 से 4 लाख दीपक अकेले सेल किया 18 लड़कियों ने। और एक बहुत ही जो रिजल्ट था हमारे लिए भी अचंभित था कि एमबीए किया हुआ अभी आदमी इतना सेल 1 महीने में नहीं कर सकता, जो कभी पहले लखनऊ उन लोगों ने नहीं देखा था। आज तक वो लड़कियां लखनऊ ने देखी थी कि लखनऊ कैसा होता है, बाराबंकी ने देखी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि हमें भी ऐसा लगा कि भाई अभी गांव में टैलेंट है, लोगों को अगर सही से हम फिनिशिंग करें तो लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम लोगों को नहीं लग रहा था कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे, पर मतलब धीरे धीरे 2-4 दिन 8-10 दिन हम लोगों को बहुत दिक्कतें आई कि मतलब शायद हम लोग ये ना कर पाए। फिर धीरे धीरे सबका सहयोग मिलने लगा, जैसे बाहर के लोग भी आते रहे और हम लोग अपने गांव के बारे में सब लोगों को बताते रहे, तो सब लोग हमारी परेशानियां समझते रहे। और जो दीपक हैं और जो कैंडल्स हैं सब लोग खरीदने लगे और कहने लगे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत से लोग आते थे तो कहते थे आप लोग कहाँ से हो, तो हम लोग अगर बता दें कि हम लोग गाँव हैं तो वो यकीन नहीं मानते थे, कह रहे थे कि हमको लग ही नहीं रहा है आप लोग गांव से हो, इतना अच्छे बोलते हो, इतने अच्छे संस्कार तुम लोगों के पास हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहना मिल के समूह बनाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, ये सिर्फ एक गीत नहीं, इन महिलाओं का जीवन संगीत है। कभी कच्ची शराब बनाने के लिए मजबूर बाराबंकी के चैनपुरवा गांव की महिलाओं के जीवन में अब बड़ा बदलाव आया है, जो एक बड़ा सामाजिक प्रयोग तो है ही, साथ ही में दूसरों के लिए सीख भी। पहले जहां इनके हाथों से बनाई कच्ची शराब से घरों के दिए बुझ जाते थे, वहीं अब इनके हाथों से बनाए दिए से घरों में रोशनी बिखेर रही है। अब कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसे कोरोना काल के दौरान बिजनेस में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घर तो क्या, शहर तक छोड़ना पड़ा, भूखा रहकर फुटपाथ पर सोना पड़ा, जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने की भी सोची, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई सारे ट्विस्ट वाली ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले शिवम सोनी की, जो कोरोना काल में अपना शहर छोड़कर इंदौर पहुंचा और फिर ऐसा वक्त बदला कि दुनिया बदल गई।
जब मैं सागर में था तब मैंने एक छोटा सा फूड स्टॉल डाला था, उसका नाम भी मैंने हंगर लंगर ही रखा था। जस्ट बिकॉज कुछ समय पहले मैं वहाँ दिल्ली गया था घूमने के लिए, तो वहाँ से मैं गुरुद्वारे होके आया था, तो वहाँ से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला था। मैं वहाँ से बहुत इंस्पायर हुआ था कि मेरे को ऐसा ही कुछ करना है, सर्व करना है लोगों के लिए। तो अब फ्री में तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारे सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, इसलिए हमने ऐसा अमाउंट सोचा कि हमारा भी काम चलता रहे, लोगों का भी काम उससे चलता रहे। तो वो जो अमाउंट था वो 10 रुपये था और 10 रुपये से 15 रुपये 20 रुपये तक ऐसे हम अमाउंट प्रोवाइड कराते थे। हंगर का मतलब जो है वो भूख से है और लंगर मतलब वाहिगुरु जी का जो लंगर है उससे हम इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि इसलिए हमने वो नाम ऐसे तैयार किया, हंगर और लंगर। मैं लगभग 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, इडली, बिरयानी, खमन, उपमा ये सब कुछ मिल जाता है और बहुत अच्छा क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है यहाँ पे। इस वजह से मैं 1 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। जो बाहर से आए हैं जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने इंदौर जैसी सिटी में इतने कम रीजनेबल प्राइस में मिलना बहुत बड़ी बात है। यही आप अगर किसी होटल में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो यही आपको कम से 100 रुपये से कम में नहीं मिला कोई भी आइटम, जो कि हमको 10 से 15 रुपये में यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये जॉब करने वाले और स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। उठ के मैं तैयार होकर सीधा शॉप पे आ जाता हूँ। 4:15 बजे तक लगभग हम चालू करते हैं बनाना और फिर 7:30 बजे 8 बजे तक लगभग रेडी हो जाता है। उसके बाद कस्टमर्स को टाइमिंग पता है 7:30-8 बजे का, तो वो तब से आना शुरू हो जाते हैं। वही टाइम कोचिंग वाले बच्चों का भी है, वो भी आना शुरू हो जाते हैं। और हमारा मटेरियल जो है वो लगभग 12 और 1 बजे के बीच में अभी खत्म हो जाता है। एक्चुअली पहले हम 3 शिफ्ट में चलाते थे इसको। फर्स्ट शिफ्ट जो होता था वो ब्रेकफास्ट होता था, फिर लंच होता था और फिर डिनर में चलाते थे। तो लंच में हम छोले भटूरे, लस्सी और छाछ के साथ में दिया करते थे और डिनर में हम पाव भाजी वगैरह ये सब पराठे वगैरह देते थे। बट कुछ हेल्थ इश्यूज आने के कारण मैंने ये 2 शिफ्ट अभी बंद कर रखे हैं। और 12-1 बजे तक जो हमारा ब्रेकफास्ट वाला आइटम है, जो इडली, वड़ा, बिरयानी, खमन, उपमा, ये जो 5-6 आइटम होते हैं ना, ये 12-1 बजे तक खत्म हो जाते हैं। हम रेगुलर तकरीबन 1000 से 1200 लोगों के लिए इतना आइटम तैयार करते हैं। 700 से 800 बिरयानी, 600 से 700 बिरयानी तैयार करते हैं। 200 लगभग इडली तैयार करते हैं। 200 से 300 वड़े तैयार करते हैं। खमन ऐसे ही 50, 60, 70 प्लेट्स और उतना ही उपमा। मेरा नाम कृष्ण राजपूत है और मैं दिल्ली से आया हूँ स्टडी के लिए। मैंने इंदौर में काफ़ी जगह फाइंड आउट किया एज अ ईटिंग, लेकिन यहाँ पे जो इतना रीजनेबल रेट में खाना मिल रहा है ऐसा ऑल ओवर इंदौर में कहीं नहीं मिल रहा है। ये एक तरफा बोल रहे हैं, ये अपनी कुछ सेल्फ अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द पीपल। इसके अलावा कुछ नहीं। तो इंदौर में काफ़ी लोग वर्कर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए समय की बचत होती है। यहाँ पे इंस्टेंट खाना मिलता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस मिलता है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा कि पैसा कम है तो हम मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एक्चुअली हमारा मोटो है कि हमको इससे उतना हम सरवाइव करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, सर्व करते रहे और सरवाइव करते रहे, ये हमारा मोटो है। तो हम ऐसा रेट में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कोई मटेरियल में कि हम कुछ भी लेके आए या फिर हमने लो क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं करते हैं। जो बाजार में सभी लोग घर में यूज करते हैं, जो ऑयल यूज करते हैं या जो बाकी आइटम यूज करते हैं वही हम यूज करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, तो हमको ऐसा कोई वो नहीं है कि इससे एकदम ही हमको पैसा बना लेना है। सर्व करते रहें बस और कुछ पैसा हमको मिल जाए, कुछ हमारे को शॉप से निकल आए। सागर में एक्चुअली मेरा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था स्ट्रीट 16 नाम से।
कोविड के टाइम पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कि मेरे को वहाँ पे लॉस हो गया तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए का। तब एक्चुअली क्या मैं वहाँ से भाग के इंदौर आ गया था। जो बस मुझे आखिरी बस जो मिली थी वो एक्चुअली इत्तेफाक से इंदौर की बस थी, तो इंदौर पे मैं उस बस में बैठ के आ गया। अच्छा, जिस दिन आया उस दिन भारत बंद हो गया था और अगले दूसरे या तीसरे दिन से लॉकडाउन लग गया था। तब जाके यहाँ पे मैं तकरीबन 500 से 1000 रुपए लेके आया था पॉकेट में। खाने के लिए बहुत सफ़र कर रहा था उस समय पे, रहने का कोई जगह नहीं था, खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था। पैसा 500-1000 रुपए था, उसमें मेरे को सरवाइव करना था। ये भी नहीं पता था कि लॉकडाउन लगा कितने दिन के लिए है। तब शायद 7 दिन या 20 दिन का उन्होंने इनिशियल लॉकडाउन लगाया था। हमने सोचा ऐसे ही कुछ दिन बाद ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ पे जॉब वॉब ढूंढ लेंगे और धीरे से सरवाइव कर लेंगे यहाँ पे, बट ऐसा हुआ नहीं और हमको 500-700 रुपए में मैनेज करना हुआ। अच्छा, खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फेस किया। मतलब ये समझो 2-2 दिन मेरे को भूखा रहने का ऐसा सिचुएशन था मेरे पास, और अगर कहीं खाने को मिल जाता तो हम उसको सेव कर लेते थे, सूखी रोटी सेव कर लेते थे, कभी पानी में डुबा के ऐसे शाम को, फिर दूसरे दिन ऐसे खाने के हमको नौबत आए। हमने यहाँ पे फिर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया, उससे हमने पैसा जोड़ा। फिर जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ समय बाद जब लॉकडाउन खुलने लगा धीरे धीरे, तो हमने मार्केट को समझा। हमने कहा कि अब मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए इंदौर के लिए जो कम पैसों में ऐसे किसी का पेट भर सके, या फिर ऐसे आइटम प्रोवाइड करा सके जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं बाजार में, या फिर जो रेगुलर उसमें नहीं है लोगों के, जैसे इडली हो गया, या फिर डोसा हो गया, या छोले भटूरे हो गया, या वेज बिरयानी हो गया। ये रेगुलर ब्रेकफास्ट में लोगों के नहीं है, या फिर मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट में मिलता है, जैसे 40-50 या 100 रुपए ऐसे रेट में मिलता है। तो हमारा एक पहला टारगेट था कि हमको 10 रुपए तक में प्रोवाइड कराना है उनको, लोगों को ये चीज़। हमने 10 रुपए से शुरू किया था हंगर लंगर। 10 रुपए में हम इडली, वड़ा, बिरयानी, खमन, उपमा और वेज बिरयानी ये सब दिया करते थे। भोजन थाली हम 30 रुपए में दिया करते थे, छोले भटूरे हम 15 और 30 रुपए में दिया करते थे। बट फिर थोड़ा सा ये महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो हमको थोड़े से रेट इंक्रीज करने पड़े। बाकी अभी भी इनिशियल जो रेट हमारे वो 10 और 15 रुपए ही हैं। खमन जो है वो 10 रुपए में मिलता है, वड़ा, इडली, बिरयानी, उपमा ये हमारे यहाँ 15 रुपए में मिल जाते हैं। अच्छा, मैं क्या यहाँ पे तलाशता रहता था। मैं राऊ में जॉब करता था सिक्योरिटी गार्ड का, तो वहाँ से मैं शाम को जब फ्री होता था तो मैं यहाँ पे आता था, मैं शॉप ढूंढने के, या मैं कहाँ काम चालू करूँगा कहाँ नहीं करूँगा। तो मेरे को ये शॉप जो है वो दिखा था, उस पर बाहर बोर्ड लगा था। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनको सारे सिचुएशन बताया कि मेरे पास जो है रेंट दे सकता हूँ, बट मैं जो पगड़ी है और ये बाकी चीज़ें हैं वो नहीं दे पाऊँगा। तो वो मान भी गए। उनको भी मैंने बाकी चीज़ें बताई कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, सर्व करना चाह रहा हूँ। वीर जी हैं, बलविंदर सिंह वीर जी, जिनकी ये शॉप है, उन्होंने हेल्प किया। उन्होंने बोला ठीक है काम शुरू करो, आप बाद में देखी जाएगी जो कुछ भी है। तो वो रेंट के उस पर रेंट भी मैंने टुकड़ों में दिया था। धीरे धीरे ऐसे करना शुरू हुआ, बच्चे बढ़ना शुरू हुए, लोगों को पता चलना शुरू हुआ और चल पड़े हम। ये सब आखिर में जीरो हो जाता है। आपने एक बहुत बड़ी चीज देखी होगी, लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, उसके बाद भी तो वो दान ही कर रहे हैं ना। तो उसके बाद ये इतना प्रोसेस लंबा ले जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अभी से ये सेवा करना शुरू कर सकते हैं। ये है सेवा आत्माकम धर्म वाले जो पॉलिसी है वो हमने अडॉप्ट कर रखी है और हम उसी को फॉलो करते जाएंगे। हंगर का मतलब है भूख और लंगर का मतलब है वाहे गुरु का दरबार, गुरुद्वारे का प्रसाद। शिवम ये कभी नहीं सोचते कि इस दुकान से वो कोई बहुत बड़ा घर बना लेंगे या फिर बड़ी गाड़ी ले लेंगे।
शिवम कहते हैं कि इस छोटे से ठिहे के दो ही मायने हैं। पहला, उनका जीवन साधारण तरीके से आराम से कट जाए और दूसरा, वो इसी तरह कम से कम पैसे में लोगों को अच्छा खाना देते रहे। शिवम की इस नियत को इंदौर के लोग भी समझ रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें इंदौर के लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं जो खुद की राह बनाते हैं। दुनिया की परवाह न करके खुद की बनाई राह पर चलते हैं और ऐसे ही लोग एक दिन मिसाल बन जाते हैं। कौन सोच सकता है कि गुजरात के कच्छ में जहां महिलाएं आम तौर पर घर की 4 दीवारी पार नहीं कर पाती, वहां एक गांव की ज्यादातर महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि गीता बेन ने इसके बारे में सोचा और मजबूती के साथ पहला कदम आगे बढ़ाया। गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है जिसका नाम है सुमरासर और ये गांव आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रहने वाली हर एक महिला आत्मनिर्भर बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक महिला ने अपने लिए रोजगार का एक नया अवसर ढूंढा है और अब ये इतनी काबिल बन चुकी हैं कि ये पूरी परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रही हैं। मेरा नाम मेरी गीता बेन लक्ष्मण है। मेरे गांव का नाम सुमरासर है। मैं हैंडीक्राफ्ट काम करती हूँ। ये हमारा घर मेघवार भर्त है। ये भर्त मेरे साथ 50 बहनें जुड़ी है। 10 बहनें लोरिया गांव छोटा हमारा गांव है, हमें वहाँ है। हम सब ये मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा काम का नाम तो मेघवार भर्त है और हम सब करते हैं। शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, फिर चनिया चोली है, पाकिट है, कुशन कवर है, सब ऐसे जो और ऑर्डर के काम, साड़ियाँ है, ब्लाउज है, सब बनाते हैं। मेरा ऑर्डर अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई आता है। हमारे सारे में जाता। कच्छ का जो प्रोडक्ट है सारे मतलब के विदेशों में भी जाता है और हमारे भारत में, पूरे भारत में, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, फिर अमेरिका, जापान, सब यहाँ भी जो व्हाइट रन का मेला लगता है तब टूरिस्ट सब लोग आते हैं, वो भी खरीद के ले जाते हैं। पूरी हाथ से ही होती है। पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी नानी ने सब कर दिए। वो हमारे अभी तक 8 साल की जो लड़की होती है उसको छोटे छोटे हाथों में हम ये सुई पकड़ा देते हैं, उससे वो कलाई सीख जाती है। और बड़ी होके जो कॉलेज भी अभी कर रही जो हमारी लड़कियां, उसको भी ये कलाई का काम तो सबको आता है। सब लड़की हो या बड़े उम्र की जो दादी हो वो भी काम करे। अभी भी किसी का पति जो नहीं है वो भी जितना आता है उसका निर्भर होती है कि जो मेरी माँ है वो भी काम कर रही है, अभी 75 साल की। इसके बाद मैं एक माँ मेरी फई है वो भी काम कर रही है, तो अपने अपने हिसाब से वो सारा काम कर रही है। बहनें बहुत मतलब के अंदर से काम करती है, सबको मजा आता है क्योंकि सब बालकों है जो उसके बालक है ना पढ़ने जाते हैं तो ये घर बैठ के काम करते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं
और खेती में तो ऐसा है कि हमारे कच्छ में बहुत बारिश कम पड़ी है, अभी तो बहुत अच्छी हुई है, वरना इसके कारण दिक्कत आती है। तो ये घर बैठ के सब बहनें काम करती है तो 250 से 300 रुपए तक कमा सकती है वो बहनें। बाहर का काम है वो एक दिक्कत वाला भी है, धूप में जाना पड़ता है, और लड़कियां, छोटी लड़कियां हो या बड़े जो लोग होते उसके काम हिसाब से वो काम नहीं कर सके। इसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, सिर्फ आंखें चाहिए, अगर आंख होती है तो ही काम ये होता है, इसलिए बहुत बढ़िया। छाया, एक धूप नहीं लगती और छाया में बैठ के आराम से काम कर लेते हैं, और इसमें थोड़े बहुत जिसको पैसे चाहिए उतना काम कर लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि गीता बेन खुद 7वीं कक्षा तक ही पढ़ी हैं, बावजूद इसके उन्होंने यह कदम उठाया कि वे अपने साथ साथ कई महिलाओं को जोड़ेंगी, महिलाओं को रोजगार देंगी। महिलाओं को रोजगार देने के बाद उनके काम करने का सिलसिला यही नहीं रुका, अब वे आगे बढ़ रही हैं और कॉलेज में बच्चों को जूम क्लासेस के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे रही हैं। हमारे घर भी वर्कशॉप के लिए कॉलेज की लड़कियां भी आती हैं, और जब अभी कोरोना का हाल था तब मैं मोबाइल से भी वर्कशॉप कराती थी। मोबाइल से हम ऐसे जुड़ जाते थे एक साथ, जो आता है ना जुड़ के, वो लड़के के साथ, और मैम भी होती है उसके साथ हम करते थे काम। अहमदाबाद में जो है कॉलेज, वहाँ से हमारे जो लड़कियां हैं उसको चाहिए तो उसके लिए हम वर्कशॉप का काम कर रहे हैं, और लेक्चर भी देते हैं कि उसको कहाँ कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है, और एम्ब्रॉयडरी कितनी बारीक है और कितनी दिक्कत वाली है, और क्या है हमारा मतलब कि संस्कृति है हमारे भारत की, वो भी हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा वारसा है। तो हमारा भारत का एक गौरव है कि जिसे कच्छ पूरा का पूरा निर्भर है, मतलब कि जहाँ भी जाओ तो कच्छ का जो भी काम है अपने अपने हिसाब से वो उसके हिसाब से वो आमदनी के में भी बहुत बढ़िया रहता है। और कॉलेज में है या तो पुरस्कार है, और अवार्ड में भी कितने लोगों को अवार्ड भी मिला है। हमारे हैं, मुझे तो नहीं मिला, पर मेरी एक सगी है उसको यूनिक अवार्ड मिला है, वो सुजन के साथ काम कर रही है। एक ये ऐसा काम है कि एक जो आगे बढ़ जाए तो इसके पीछे 100 महिला जुड़ सकती है। आपकी नौकरी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ होता है ऐसा। यदि एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हमें दूसरा खोजना ही पड़ता है, और शायद यही काम इन महिलाओं ने भी किया। इस गांव में जहां पर कम बारिश के कारण खेती में ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, तो इसीलिए इन महिलाओं ने अपने लिए दूसरा अवसर खोजा, और आज ये भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी मुकाम हासिल कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।